नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। आज दंगल में सबसे पहले बात अखिलेश यादव के वादे की, युवाओं के लिए मायावती के दाव की और प्रियंका वाड्रा के प्लान की। तो शुरू करते हैं आज के यूपी का दंगल, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात अखिलेश यादव की, यूपी की जनता को फ्री बिजली देने की तरफ जिस तरह से इशारा किया, वो उनको ये लग रहा है शायद कि सरकार बना लेंगे वो, लेकिन क्या लगता है केजरीवाल की राह पे चल के वो ऐसा कुछ कर पाएंगे? देखिए, ये उत्तर प्रदेश दिल्ली नहीं है, पहली बात। और वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जी। उनको मालूम है कि फ्री बिजली का मतलब क्या होता है। ये तो दिल्ली के अंदर बहुत सारा आपके पास इनकम आता है, आप मैनेज कर लेते हो, लेकिन फिर भी आप देखिए दिल्ली की जो हालत अरविंद केजरीवाल ने कर दी। तो एक शहर को चलाना और एक पूरे सूबे को चलाना बहुत डिफरेंस है। और मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा अखिलेश यादव की कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, उन्होंने कहा सस्ती बिजली देंगे। इसका मतलब ये है कि अभी भी जो कहते हैं ना कि जैसे ये तो नटवरलाल है केजरीवाल, वो जहाँ जा रहा है झूठ बोल रहा है, जहाँ जा रहे हैं वो सब वो बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली में भी जो फ्री बिजली की जो बात है, भाई आप कह दो कि भाई 400 यूनिट, 300 यूनिट, 200 यूनिट हम फ्री दे रहे हैं, ठीक है, दे दिया आपने। केजरीवाल हर जगह घूम घूम के ही कर रहा है, कहीं 300 यूनिट, कहीं कुछ कहीं कुछ। केजरीवाल की स्कीम में क्या है कि 200 यूनिट फ्री है, लेकिन 201 अगर हो गया तो आपको 201 ही देना होगा, और उसका रेट बाकी रेट से ज़्यादा है। अब ये समझिए, ये ट्रिक। मैं ऐसे नहीं कहता कि ये नटवरलाल आदमी है। 200 अगर आपके पास, अगर फ्री का मतलब क्या है, अगर आम लोगों से अगर पूछा जाए तो भाई 210 अगर आता है तो 200 फ्री और 10 मुझे पे करना हो। लेकिन 200 के बाद रेट ज़्यादा हो, 200 तक ही फ्री हो, और 201 अगर हो जाता है तो आपको पूरे 201 के देने होंगे, वो भी ज़्यादा रेट में। तो ये किस तरह का फ्री है? तो ये कहानी तो इसको ख़त्म किया जाए। अच्छी बात क्या है कि अखिलेश यादव चुनाव में हर कोई वादे करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा, ख्याल में रखा कि ये काम नहीं हो सकता है। तो इसके लिए उनको एक, जिसको कह सकते हैं कि एक स्टार दिया जा सकता है कि एक अच्छी राजनीति करने का तरीका ये है। एक बात। दूसरी बात, ये जो फ्री 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 करके आप वादे करके अगर आप इस तरह से अगर आप चुनाव जीतना चाहते हो, तब तो ये देश खत्म हो जाएगा। ये देश खत्म हो जाएगा। वो इसलिए खत्म हो जाएगा, सबको फ्री चाहिए, सबको कामचोर बना दो आप। किसानों को बिजली भी फ्री चाहिए, खाद भी फ्री चाहिए, बीज भी फ्री चाहिए, और सब कुछ फ्री कर दिया तो उसके बाद आपको एमएसपी भी ज़्यादा चाहिए। ये पैसे आएंगे कहाँ से? ये केजरीवाल हो या कोई हो, अपने घर से देता है पैसे, अपने पार्टी के फंड से पैसे देता है। वो पैसा तो वहीं से जाता है जो सरकारी खजाना है। सरकारी खजाने में पैसे कहाँ से आते हैं? तो हमारे आपके पॉकेट से जी जाता है। मतलब जनता को एक तरफ से लूटिए और दूसरी तरफ फ्री बांटिए, और कहिए कि भाई हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बढ़िया हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? इस देश के अंदर में राजनीतिज्ञों को एक चीज़ समझना होगा, आप टैक्स लीजिए लेकिन व्यवस्था दुरुस्त कीजिए। आप हमसे पैसे लीजिए, सड़कें सही होनी चाहिए। बिजली फ्री नहीं, बिजली के रेट्स कम कीजिए, बिजली आप दें लेकिन वो 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फ्री के चक्कर में दिन भर में, जैसे बिहार में हम लोग रहते थे लालू प्रसाद यादव के ज़माने में, ये सब लोग उसी राह पे चल रहे हैं। राबड़ी यादव से पूछिए कि भाई मुख्यमंत्री बनने में ये फ्री कर देंगे, वो ये कोई मैनेजमेंट है सरकार चलाने का? ये कौन सा तरीका? ये तो महामूर्ख कोई आदमी होगा वो भी कह देगा कि भाई सब कुछ फ्री कर दो। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें आपको ये समझना होगा कि फ्री कुछ नहीं आता। दिल्ली में पानी फ्री है, देखिए कई सारे जगहों पे गंदे पानी आते हैं। पैसा भाई जल बोर्ड के पास रहेगा तब तो
आपके इलाके में तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वहाँ तो पानी की। हाँ तो वहाँ तो पीने का पानी ना खरीदना पड़ता है अगर घर में आरओ नहीं। हाँ तो ये अब ये आप ये करते रहें कि भाई क्या फ्री पानी दे रहे हैं, और पानी जो आ रहा है वो उसको आप पी नहीं सकते, नहा नहीं सकते, उसे खाना नहीं बना सकते, दाल नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। तो ये केजरीवाल का मॉडल है। अरे बाबा पैसे लो लेकिन साफ पानी तो दो कि उससे बीमारी ना हो, गलती से अगर मुंह के अंदर चला जाए तो ये चीज़ें अब समझने की है, और नया जनरेशन इन सब चीज़ों को समझ रहा है, और इस तरह की राजनीति को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने ये बात कही कि भाई सस्ती होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए, कोई उसमें कोई इशू नहीं है, सस्ता होगा सबके लिए होगा। लेकिन ये लोगों के आंखों में धूल झोंक कर, झांसा दे करके वोट पाने की जो कला केजरीवाल ने सिखाई है देश को, वो राजनीतिज्ञों को उससे बचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बात करते हैं मायावती की। पहले ब्राह्मणों की याद सता रही थी, अब उनके बाद युवाओं के पीछे पड़ गई है मायावती। आजकल युवाओं के लिए युवा संवाद कार्यक्रम करेगी। क्या वाकई में फिक्र नज़र आती है युवाओं की, या फिर ये सिर्फ माना जाए कि अपने भतीजे को ऑफिशियल पॉलिटिक्स में लाने का उनका ये नया तरीका? देखिए, मैं मायावती जी के बारे में कुछ बात कहूँ, बड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। इन अ सेंस वो एक कर्मठ लीडर रही है दलितों की, मैंने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी लीडर है, इसमें तो डाउट नहीं है। लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल रही। समय बदल गया है, ज़माना बदल गया है, राजनीति करने का तरीका बदल गया है। लोग सड़कों पे अपने लीडर को मेहनत करते हुए देखना चाहते हैं। जिस पार्टी में भरोसा होता है उस पार्टी के साथ उनके कार्यकर्ताओं को वो सामने में मेहनत करते हुए देखना चाहते हैं। मायावती इसलिए एक डिसअपॉइंटमेंट बन के उभर रही है कि बीएसपी वही 1970 वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, तो वो संवाद कर लिया, तो भाई ब्राह्मणों का सम्मेलन आपने कर दिया, वो फेल हो गया। आपने प्रबुद्ध समाज सम्मेलन कर दिया, अब भाई प्रबुद्ध ये क्या मतलब है? युवाओं का आपने सम्मेलन शुरू कर दिया कि युवाओं से संवाद करेंगे। भाई संवाद करेगा कौन? भाई ब्राह्मणों के साथ अगर आपको सम्मेलन करना ही था तो मायावती जी खुद हर सम्मेलन में क्यों नहीं आई? युवाओं से भी अगर बात करनी है तो भाई आप उसी तरह की राजनीति करेंगे कि भाई यदा कदा आप बाहर आएंगे, लिखा हुआ स्टेटमेंट होगा, उसको आप पढ़ देंगे और सारे मीडिया वाले कहते हैं मायावती का उस पर हमला, इसका उनको लताड़ा, ये किया वो किया। ये वर्क नहीं करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में राजनीति करने के तरीके को ही बदल डाला। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सत्ता उतना आसान नहीं है, बहुत कंपटीशन है, बहुत लेवल पे कंपटीशन है। तो मुझे लगता है कि ये जो बातें की जा रही है कि युवाओं से संवाद करेंगे, अच्छा होता मायावती जी खुद संवाद करें और युवाओं को किस तरह से आप अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो तो खींचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर आप भदौरिया जी अगर युवाओं के सम्मेलन को युवाओं से संवाद करेंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। जैसे सतीश चंद्र मिश्र जो है वो ब्राह्मणों से संवाद कर रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वो ढप से गिर गया। तो आपको तो कुछ नए चेहरे, अगर तो आप खुद करें या फिर कुछ नए चेहरों को लेकर के सामने आए तब तो बात बनेगी। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि भाई चलो भाई चुनाव है तो ब्राह्मणों के लिए संवाद कर लें, तो इनका सम्मेलन कर लें, तो कुर्मियों का सम्मेलन कर लें, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा लिया जाए, ये वर्क नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, प्रियंका वाड्रा की बात करते हैं। खुद की पार्टी में जो वॉर छिड़ी हुई है वो तो वो ख़त्म नहीं कर पा रही। 100 वॉर रूम बनाने के उन्होंने निर्देश दे दिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को। क्या माना जाए, पहले अपनी पार्टी की वॉर तो वो ख़त्म कर लें, वॉर रूम में करेंगी क्या? खैर देखिए, वॉर रूम ये आइडिया जो है वो आया होगा उसी तरह के जो मार्केटियर्स जो राजनीति के क्षेत्र में घुस गए हैं। भाई वॉर रूम बनाइए। भाई किस लिए वॉर रूम? इतने लोग हैं, 100 लोग हैं क्या कांग्रेस पार्टी के पास वॉर रूम चलाने वाले? या हायर करना पड़ेगा, या प्रशांत किशोर को ठेका देना होगा। नेता है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं, ज़मीन पे संगठन है नहीं, प्रचार प्रसार के लिए कुछ, जब सब कुछ ट्विटर पे ही कर रहे हैं, दिल्ली से ही कर लो, यूपी में खोलने की क्या ज़रूरत है? लोगों को थोड़ी मालूम चलता कि भाई प्रियंका वाड्रा का ट्वीट जो है लखनऊ से हो रहा है या गोरखपुर से हो रहा है या दिल्ली से हो रहा है, कहीं भी बैठ कर लीजिए।
आराम से जाइए शिमला में, छुट्टियां हॉली मनाते छुट्टियां भी मनाते मनाते ट्वीट करते मनाते जो है अब खुद थोड़ी करना है। राहुल गांधी थोड़ी खुद करते हैं, प्रियंका वाड्रा थोड़ी खुद ट्वीट करती हैं, उनकी एक टीम बनी हुई है, आप बना लें कर लें। दिक्कत क्या है कि जब आपके पास संगठन ना हो, भाई 2 तारीख को होना था बनारस में रैली, वो फेल हो गया, आपने पोस्टपोन कर दिया है, 9 तारीख कर दी है। भाई 9 तारीख और 9 का भी वो चांसेस कम आ रहा है। आप करोगे, लोग नहीं आएंगे, इससे अच्छा करो ही ना। तो आप लोग समझाएंगे कि भाई अगर फ्लॉप हो गया तो सारे लोग बोलेंगे भाई तो गई, खत्म हो गया। अब 100 वॉर रूम आप बनाएंगे तो वॉर रूम में कितने लोग होंगे, कहां से आएंगे, क्या करेंगे वॉर रूम में? वॉर रूम का काम होगा क्या? तो बता रहे हैं कि भाई इस वॉर रूम के जरिए ही हम सिलेक्शन करेंगे उम्मीदवारों का, हम एजेंडा तय करेंगे, हम अफवाह फैलाएंगे, व्हाटएवर, पूरा जो कैंपेन का जो ये है। अच्छा, वही कंस्टिट्यूंसी 403 है, 403 लोग हैं, उम्मीदवार कहाँ से आएंगे? ऊपर से आपने कह दिया भाई 11,000 रुपये पहले से देना है कि भाई जो फॉर्म भरेगा वो 11,000 रुपया दे, अगर टिकट नहीं मिलता तो 11,000 रुपया पार्टी की। तो मुझे तो डाउट लग रहा है कि भाई 403 कोई देगा भी अब। 403 लोग वहाँ अप्लाई करने भी आए, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है। ये मैं इसलिए कटाक्ष कर रहा हूँ, मैं इसलिए इस तरह की बातें कह रहा हूँ क्योंकि प्रियंका वाड्रा लखनऊ में थी, एक तो कॉल हाउस में वहाँ पे लोगों के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद जो कांग्रेस का दफ्तर है लखनऊ के अंदर वहाँ पे मीटिंग हुई, लोग नहीं नजर आए। आप ये समझिए, लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आप आस पास भी आप चले जाएंगे, आपको 1 किलोमीटर पहले से ही आपको आभास हो जाएगा यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को आप देखेंगे 2 किलोमीटर पहले आपको मालूम चल जाएगा कि ये दफ्तर है। टिकटार्थी आ रहे हैं, प्लानर्स आ रहे हैं, मीटिंग हो रही है, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, हर जगह से वहां पे मेला जैसा माहौल होता है। कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है लखनऊ में, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं लाइव भी देख रहा था कल कि प्रियंका वाड्रा किसी से मुलाकात कर रही है और पीछे में तस्वीरों को देखने की कोशिश कर रहा है कि भाई वहाँ पे क्या चल रहा है। वो खुद ही बेचारा, वो रिपोर्टर जो है न्यूज़ 24 का, वो कांग्रेसी चैनल है ऑलमोस्ट, वही कह रहा है कि भाई कुछ लोगों से वो मुलाकात कर रही हैं, लेकिन बाहर जो है ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे। वो साफ साफ नजर आ रहा है भाई कुछ ही लोग हैं तो कुछ ही लोग हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये डिसअपॉइंटमेंट है। दरअसल यूपी का चुनाव बिल्कुल वो उस तरह से पॉइज्ड हो रहा है कि जहाँ समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, ये चुनाव उस हिसाब से लड़ा जा रहा है। बाकी लोगों ने चुनाव से पहले ही हिम्मत हार दिया है इन लोगों ने, या फिर इन लोगों को लगता है कि वॉक ओवर दे दिया जाए। टीम बड़ी मजबूत है, क्यों अपना एनर्जी बर्बाद करें, चलो बाय दे देते हैं, इन लोगों को सरेंडर कर देते हैं। तो वो उस अवस्था में बाकी सारी पार्टियां हैं। तो ये अब धीरे धीरे साफ होता चला जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधे सीधे चुनौती मिलने वाली है, तो वो अखिलेश यादव से। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो तमाम सियासी पार्टियां कई ऐलान और घोषणाएं तो करेंगी ही, और ये सिलसिला अखिलेश ने तो शुरू भी कर दिया। शायद उन्हें लगता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राह पर निकलकर वो सूबे की सत्ता पाले। तो बसपा ने युवाओं पर अपनी नजर टेढ़ी करते हुए उन्हें लुभाने की कवायद शुरू कर दी, और कांग्रेस पार्टी में तो मानो जैसे भगदड़ ही मची हुई है। पुराने नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, पार्टी के अंदर ही नेताओं के बीच रार और वार छिड़ी है, और वो बना रही है वॉर रूम। कहीं ऐसा ना हो कि इस चुनाव में इसी वॉर रूम में ही उसे पटखनी मिल जाए। तो अभी के लिए दंगल में इतना ही, लेकिन हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।